ले जी वी टेक योर क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक के ऊपर जो हैं, जो मैं देख रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़रूर बढ़ाएं, चाहे आज सेशन जो है इसको एक्सटेंड कर दें 7 PM तक ले जाएं या जो भी हो जाए, लेकिन वो आपके लिए मेरा ख्याल है इतना फिजिबल नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ज़रूर पढ़ना है, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। ये मैं कल मॉर्निंग में आपको स्टार्ट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कर दूँगा। हाफ नहीं, मैं पूरा करवाऊँगा। टेक इट इजी। मैं आपकी तरफ आता हूँ, बी पेशेंट। हाँ जी। तो अब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हाफ नहीं, मैं पूरा करवाऊँगा, तो करवा दूँगा मैं, लेकिन कल स्टार्ट जो है कल फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ले लेंगे। इसके अलावा अगर कोई आपके फेसबुक से कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं इंडिविजुअली फेसबुक के ऊपर जो है वो उनको आंसर कर दूंगा। तो ये कीप रेस्ट श्योर कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आई विल टेक अप इट टुमारो मॉर्निंग इंशाल्लाह बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी लॉ। अच्छा जी, अब हम अपने सबसे पहले स्टेशंस पे आते हैं कि हमारे जो डिफरेंट स्टेशंस हैं उनका पहला हक है कि वो मुझसे क्वेश्चन जो हैं वो कर सकें। तो जी स्टेशंस मुल्तान, ओके। अब मुझे नज़र नहीं आ रहे, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, ये ज़रा खोलेगा। ये बुक भी दे दीजिएगा जी। अच्छा, मुल्तान देखना है आपने, एक और बुक हो गई। थैंक यू। हाँ जी, मुल्तान वाले जरा रेज योर हैंड्स प्लीज़। कौन से मुल्तान वाले? ओके, ठीक है, यू स्टार्ट योर क्वेश्चंस प्लीज़। क्या समझा नहीं? जी नहीं, मुझसे आपने कभी भी इन्फीरियर स्टडी की एक्सपेक्टेशन करनी नहीं। मेरी अपनी तसल्ली आज भी नहीं हुई, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो मैं सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करता होता हूँ, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टूडेंट भी सेटिस्फाई हो जाए। तो प्रैक्टिकली तो ये अगर मैंने आपको पार्टनरशिप भी बताई है तो मैंने बहुत हरी में बताई है। आई एम नॉट हैप्पी विद इट, लेकिन फिर भी जो मैं मिनिमम कर सका वो आपके लिए मैंने एक टाइम कंस्ट्रेंट को जहन में रखते हुए किया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इससे भी बेटर मैं कर दूंगा जी। एनी क्वेश्चन? आवाज़ नहीं आ रही आपकी मुल्तान से। अच्छा जी, कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखें कि कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट किसको हम बोलते हैं। आपको याद होगा कि जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, इनको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी हम बोलते हैं कुज़ाई को। कुज़ाई का मतलब होता है जो इन फैक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं होता, कि देयर इज़ नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्योंकि हमारी एक लीगल ऑब्लिगेशन कब बनती है? लीगल ऑब्लिगेशन हमारी उस वक्त बनती होती है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कंट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बनती हैं, फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म से निकलती होती हैं, जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपने किया होता है। समटाइम हमने कॉन्ट्रैक्ट किए ही नहीं होते, लेकिन हमारी कोई लीगल ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर इम्पोज कर दी जाती है बाय लॉ कि आपको ऐसा करना है। तो जब हम ये कहते हैं कि ऐसा करना है तो वो कुज़ाई होता है। कुज़ाई का मतलब ये होता है कि जो आधा आधा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा पूरा नहीं लगता आपको। क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपका चैप्टर 2 है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। उसमें सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की है। तो यहाँ कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती ही नहीं कि अगर कोई आपने लीगल ऑब्लिगेशन आप पे इम्पोज कर दें। मसलन जैसे आप सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखते हो कि फाइंडर ऑफ गुड्स है। अब यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता, इसको हम उर्दू में ये भी बोलते होते हैं नीम मुआहदा। नीम का मतलब होता है आधा, मीन जो पूरी चीज़ नहीं है, उसको हम बोलते हैं कि हाँ जी ये यार कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, एसेंशियल मीट नहीं भी कर रहा, लेकिन कोर्ट के ख्याल में क्या होना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स है, फाइंडर ऑफ गुड्स के अंदर आपने कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं किया होता, लेकिन एक लीगल ऑब्लिगेशन तो आपके ऊपर इम्पोज हो गई। वो लीगल ऑब्लिगेशन क्या इम्पोज हुई कि आपने उसके ओनर को ढूंढना है,
फिर उसकी चीज़ें वापस करनी हैं, उन चीज़ों की केयर करनी है जैसे आप अपनी चीज़ों की केयर करते हो। फिर आपके राइट्स भी हैं, आप कुछ बेच सकते हो उन चीज़ों को अगर पेरिशेबल हों या उसकी वैल्यू कम हो रही हो, 2/3 से कम चली जाए, तो वो सारे रूल आपने पढ़े। इसी तरह एक आपकी ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगी उसकी ओनर की भी, कि आपने तय तो नहीं किया था कि आप उसका ख़र्चा वापस करेंगे, उसके एक्सपेंसेस उसको वापस करेंगे। तो ये वो क़ुज़ाए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं, लेकिन लॉ आपके ऊपर इम्पोज कर देता है कुछ कंडीशंस को, कुछ ऑब्लिगेशंस को, और ऐसे ही कहते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट आपने किया होता तो ऐसे ही होना था। इज इट क्लियर? जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, क्वांटम मेरिट जो है ये भी आपके लैटिन वर्ड्स हैं। क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। मेरिट का मतलब होता है जितना बनता है, मेरिट। क्वांटम मेरिट मीन के आपने किसी को उतना कंपनसेट करें या किसी का डैमेज उतना पूरा कर दें जितना वो डिज़र्व करता है। क्वांटम मेरिट का मतलब ये होता है कि सम टाइम अगर कॉन्ट्रैक्ट ना भी किया हो, फ़र्ज़ करो, तो आपकी रेमेडी क्या होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो रेमुनरेशन सेटल नहीं किया तो क्या होना चाहिए, आपको फिर उतना मिलना चाहिए जितना आप डिज़र्व करते हो, कि यू हैव टू पे समवन विच ही डिज़र्व्स, या हम उसको कह सकते हैं जितना उसका बनता है ऐसा होना चाहिए। तो अब क्वांटम मेरिट के अंदर फिर क्या किया जाता है कि फ़र्ज़ करो कि रेमुनरेशन आपने सेटल ही नहीं किया, तो सेटल नहीं किया तो क्या होना चाहिए कि अगर मैंने आपके लिए कोई काम किया है तो वो उतना ही होना चाहिए जितना काम है, उससे बहुत ज़्यादा आप कम भी नहीं कर सकते, और बहुत अगर मैं ज़्यादा उसका रेमुनरेशन मांगना शुरू कर दूँ वो भी गलत होगा। तो फिर रूल क्या अप्लाई होगा कि जो रीज़नेबल है वो इसको दे देना चाहिए। दिस इज़ क्वांटम मेरिट, दिस इज़ क्वांटम मेरिट। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, अच्छा, टाइम एसेंस होना और टाइम एसेंस ना होना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसका क्वांटम मेरिट के साथ कोई तल्लक नहीं होता, उसका तल्लक होता है ब्रीच के साथ, कि टाइम एसेंस है या टाइम एसेंस नहीं है। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच उस वक्त होती है जब टाइम एसेंस हो। तो वो टाइम एसेंस के जो आपके फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, जो लीगल प्रोविजंस हैं, वो आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे कि व्हेन इट इज़ सेड कि टाइम एसेंस होता है। जब टाइम आपका एसेंस होता है फिर वो ब्रीच होती है, जब ब्रीच होती है तो फिर क्या होता है, जब टाइम एसेंस ना हो तो फिर ब्रीच होती है, तो फिर आपको कंपनसेशन मिलता होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी रिसेशन नहीं होती। लेकिन अगर टाइम एसेंस हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की रिसेशन होती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट की रिसेशन होगी तो फिर उसके बाद फिर आप क्वांटम मेरिट का, क्योंकि रिसेशन कॉन्ट्रैक्ट की जब की जाती है, ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर क्वांटम मेरिट का रूल अप्लाई होगा कि हाँ जी क्या होना चाहिए इसके अंदर, रिसेशन के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट को, अब रिसेशन ज़रूरी नहीं है इसी फॉर्म में हो, रिसेशन तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी होती है, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी होती है, इस तरह ब्रीच की सूरत के अंदर भी होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें तो फिर एक ये होता है कि उसके बाद रेमेडी क्या मिलनी होती है, फिर तो हम रेमेडी की तरफ देखते हैं। तो रेमेडी में फिर एक आता है कि हाँ जी क्वांटम मेरिट की रेमेडी भी आपको मिल सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट की रिसेशन होती है। अब वो मिलेगी कैसे, वो ये होगी कि शायद किसी ने को काम किया ही नहीं, अगर काम किया ही नहीं तो किसी ने, अगर किसी को, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पैसे तो रीस्टोर करना पड़ेगा, रेस्टिट्यूशन करनी पड़ेगी आपको। दूसरा ये है कि अगर बेनिफिट ले लिया आपने और एक ने ज़्यादा बेनिफिट लिया, एक ने कम बेनिफिट लिया, तो जिसने फिर कम बेनिफिट लिया होगा और दूसरे ने ज़्यादा बेनिफिट लिया होगा तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, और वो क्वांटम मेरिट के रूल के ऊपर कि हाँ जी कितना कंपनसेशन रीजनेबली इसका करना पड़ेगा वो आपको करना चाहिए। जी, वर्डेबल, अच्छा, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसमें सिर्फ फ्री कॉन्सेंट नहीं है, आपने बहुत सारे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था उसके अंदर भी सम टाइम आप वर्डेबल पढ़ते हो कि अगर फ़र्ज़ करो कि परफॉर्मेंस के अंदर अगर डिलेड परफॉर्मेंस हो, अगर वो परफॉर्मेंस डिले करती है पार्टी, कौन, जो प्रोमिसर है, तो वो डिले करे तो क्या होना चाहिए, आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट यू कैन पुट एन एंड टू इट, वो रिसेशन हो जाएगी तो यू कैन कंटिन्यू इट, आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ भी तो ये वर्डेबल हो गया है कि आपके पास दोनों रास्ते हैं कि
कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो जब टाइम एसेंस था, या आप उसकी फर्दर कंटिन्यूएंस के अंदर अपनी इंटरेस्ट भी शो कर सकते हो। तो फिर ये नहीं कहना होता कि सिर्फ जो फ्री कॉन्सेंट होती है वहीं, ज़्यादातर तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल वहीं होते हैं, लेकिन लॉ को जब आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको कहीं और भी मिल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्डेबल हो सकता है किसी वजह से। किसमें? अच्छा, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है, ये समझना चाह रहे हैं आप? ठीक है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आपको समझने के लिए दो बातें देखनी होंगी, एक होते हैं वॉइड एग्रीमेंट और एक होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में पहले फ़र्क देखना होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे वर्डेबल की। पहले वर्ड को तो समझें। वर्ड को मतलब होता है गलत। अब जब हम ये बोलते हैं गलत हुआ कुछ, तो गलत दो तरीके से होता है, इनवैलिड हो जाना किसी चीज़ का। अब एक तो यह है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसी वक्त वो एबनिशियो ही गलत था, सिंस वेरी इंसेप्शन। जब आपने उसको शुरू किया तो वो नहीं हो सकता था। अगर वो नहीं हो सकता था, मसलन कोई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो नहीं हो सकता। माइनर के साथ आप करने लगे हो तो वो नहीं हो सकता। तो जब वो हो ही नहीं सकता तो वो तो एबनिशियो ही वर्ड है, शुरू से ही गलत है। वो आपने जब उसको स्टार्ट किया, बिगिनिंग हुई उसकी, वो ही गलत हुई, तो उसको बोलते हैं कि ये वर्ड एग्रीमेंट है। लेकिन एक एग्रीमेंट जो सही हो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वो ये होती है कि एवरी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हम कहते हैं कि हाँ जी ये एग्रीमेंट तो इन्फोर्सेबल था, सही था, लेकिन बाद में हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे कि ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पहले ठीक था। तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड एबनिशियो नहीं होता, वर्ड एबनिशियो वर्ड एग्रीमेंट होता है। जब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो जब किया जाता है तो ठीक होता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को हम गलत मानते हैं, वर्ड कर देते हैं उसको फिर बोलते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सब्सिक्वेंटली कोई इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, सब्सिक्वेंटली कोई इलीगैलिटी अराइज आउट हो जाती है, तो वो हम बनाते हुए तो उसको ठीक कर रहे होते हैं, उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बोलेंगे, लेकिन बाद में क्या बोल देंगे, उसको वर्ड एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। करते हुए ठीक था, बाद में कोई इलीगैलिटी आई। जैसे मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास, आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो फ़र्ज़ करो, तो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ऑडिट करूंगा, तो आप कर सकते हो ना, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वर्ड तो नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, सब्सिक्वेंटली आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है ICAP की तरफ से, आप क्या ऑडिट परफॉर्म करोगे? आप बिल्कुल उसका ऑडिट कंडक्ट नहीं करोगे, इलीगल हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। इसको हम बोलेंगे द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाएं उनको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हम। तो ये दोनों ही अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं बाद में। इसके बाद एक होता है वॉइड एबल। वॉइड एबल इज़ अ इन बिटवीन सिचुएशन। अब इन बिटवीन सिचुएशन क्या है? इन बिटवीन सिचुएशन ये होती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी मान सकते हो और इस कॉन्ट्रैक्ट को ओवर्ड भी कर सकते हो। ये जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके ऊपर उस पर डिपेंड करता है। जैसे मीन इट कैन बी अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हुज कॉन्सेंट इज़ नॉट फ्री। यही बेसिस होती है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो अगर उसको चैलेंज करना चाहे, मसलन जो कहता है कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा, जो ये कहता है कि हाँ जी मेरे ऊपर क्वेश्चन लगा, जो कहता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, या आपका बायलैटरल मिस्टेक हो गया, दोनों की तरफ से मिस्टेक हो गया, तो इस सूरत हाल के अंदर क्या किया जाए? तो फिर हम बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल कर दिया जाए कि अगर कोई पार्टी कहती है कि इवन क्वेश्चन भी हुई है लेकिन मैं इसको वैलिड मानता हूँ, तो वो वैलिड भी मान सकती है, अगर उसको वर्ड करना है तो उसको वर्ड भी कर सकती है। दोनों ऑप्शन मौजूद होंगे। जी समझ आई मुल्तान वालों? अच्छा, यू आर वेलकम। जी बाकियों को भी ज़रा थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, बाकी सेशंस को भी। जी श्योर। अच्छा हाँ, मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन। गॉट इट। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। आप ये क्वेश्चन जो है कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये मेरा जो लगता है कि चैरिटेबल प्रोमिसेस जो होते हैं वहीं से पढ़ रहे हैं, बताएं? वहीं से पढ़ रहे हैं, कंसिडरेशन वाले चैप्टर से पढ़ रहे हैं? जी ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं चैरिटेबल, वो इन्फोर्सेबल नहीं होते। आप ज़रा देखें कि आपको वो पढ़ने के लिए कहाँ बुक के अंदर लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि सर्टेन एग्रीमेंट्स विच आर विदाउट कंसिडरेशन आर वैलिड, वहीं इसका जिक्र भी लिखा हुआ है।
अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो चैरिटी पर्पस के लिए किए जाएं वो तो इन्फोर्सेबल होते ही नहीं, ना उनको वर्ड बोलना है ना उनको वर्डेबल बोलना है, मीन के अगर वो बाद में आप इन्फोर्स ही नहीं कर सकते, आप कहते हैं या अनइन्फोर्सेबल होते हैं। कि मैंने अगर चैरिटी का कॉन्ट्रैक्ट कहीं कर आया हूँ और बाद में मैं नहीं कर पाया, कि मस्जिद में आपने पैसे देने थे, आप मस्जिद में बाद में नहीं दे सके, तो क्या होगा, वो मौलवी साहब मौलाना साहब आप पे इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन टेक इट बैक, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ अ चैरिटी, लेकिन ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा। हालांकि चैरिटी में कोई कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अब ये कब होगा, वो उस सिचुएशन में होगा जो आप बोल रहे हो। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो कि जब जो प्रोमिजी है, मसलन आप मस्जिद में गए और मौलाना से वादा किया कि मैं पंखे लगवा के दूंगा, बाद में आपने नहीं लगवा के दिए, तो क्या हुआ कि मौलाना कैन नॉट सू यू बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज विदाउट कंसिडरेशन, दैट वाज ओनली फॉर द विल ऑफ गॉड। अब इसमें क्या हुआ, फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह ये आप कर रहे थे और कंसिडरेशन इसमें कोई मौजूद नहीं थे, लेकिन आपके कहने पे मौलाना साहब कौन थे, प्रोमिसी बन गए, आप प्रोमिसर बन गए। अब मौलाना साहब ने क्या किया, वो पंखे ले ही आए, ठीक है जी, और वहां जाके लायबिलिटी इंकर कर रहे। अब अगर कर रहे तो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर प्रॉमिस द प्रोमिसी हैज टेकन फर्दर स्टेप्स टू हिज डेट्रीमेंट, उसकी वजह से उसका नुकसान हो जाएगा, नहीं तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा वहाँ। यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट फिर इन्फोर्सेबल हो जाएगा कि यहाँ आप जो थे प्रोमिसर, वहाँ फिर प्रोमिसी ने, मौलाना ने आपके वादे की स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर फर्दर कमिटमेंट कर दी। तो जब फर्दर कमिटमेंट कर दी तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और इन्फोर्सेबल हो जाएगा। जी गॉट इट। अच्छा, ये जो है ये आज, हाँ ये पॉइंट आज डिस्कस करने वाला नहीं, ये 30th को आपने करना था, तो क्योंकि आज तो फिर एग्ज़ाम फोकस बस लॉ की रिवीजन हो रही है, तो एक दिन में अगर पेपर आ जाए तो कुछ नहीं होता, ये आपको वॉर करनी पड़ती होती है। तो अगर आपने पूरा साल पढ़ा हो और पूरे बैच में पढ़ा हो तो एक दिन में बल्कि 2 पेपर आ जाएं तो आपको खुशी से वो एक्सेप्ट कर लेने चाहिए कि एक दिन में मैंने 2 काम कर दिए। जी और बोलें, मुल्तान वाले दोस्त वैसे बहुत अच्छे होते हैं। जी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट स्टेशन कौन सा ले रहे हैं जी आप? फैसलाबाद आ जाए। फैसलाबाद जी करें क्वेश्चन। अच्छा, नॉमिनल पार्टनर जो है ये बिल्कुल पार्टनर है, अगर उसने आपको अलाउ किया हुआ है तो वो है। ये एक एक्सेप्शन है कि जिसके अंदर आप ये देखें कि कैपिटल, तो आपने ये देखा कि कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी नहीं है नॉमिनल पार्टनर के लिए, लेकिन उसके साथ उसने प्रॉफिट भी लिखा हुआ है। हालांकि जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, हुआ एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। जब वो ये बात करते हैं तो नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो प्रॉफिट भी शेयर नहीं कर रहा, लेकिन लॉ उसको बोलता है कि ये पार्टनर है। इसको ये नहीं कहना कि ये पार्टनर नहीं है, वो थर्ड पार्टीज़ के लिए उसी तरह लायबल है, इवन ही इज़ नॉट शेयरिंग दी प्रॉफिट्स और इवन ही इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनी कैपिटल। जी फैसलाबाद। जी बिल्कुल, आपने वो 5 वाली बातें पूरी करनी है, एक्सेप्ट दिस प्रॉफिट। जी लीगल सिस्टम में पूछें। जी मैं आपको कर देता हूँ। अच्छा, कहाँ कन्फ्यूजन है आपको? एक तो यह है कि मनी बिल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू आ रहा है और एक है मनी बिल ऑर्डिनेंस के थ्रू आ रहा है। पहले आप एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट समझ लें आप कि ये ऑर्डिनेंस इसके ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि आप कहाँ से आ रहा है, ये आपको आ रहा है पार्लियामेंट की तरफ से, तो ईदर ऑफ द हाउस के अंदर आएगा। अब ईदर ऑफ हाउस में जा नहीं सकता क्योंकि ये मनी बिल है, ये सीधा से आप आएगा नेशनल असेंबली में। अब नेशनल असेंबली में मनी बिल जो बजट होगा उसको आप अप्रूव करेंगे और उसको आप स्टेट प्रेसिडेंट को भेज देंगे सिग्नेचर्स के लिए, उसकी कॉन्सेंट के लिए। इसके बाद अगर ऑर्डिनेंस फॉर्म में आ रहा है तो वो ऑर्डिनेंस जब आएगा तो वो प्रोमलगेट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको दोबारा पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में नहीं भेजेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में उसको भेजेंगे और नेशनल असेंबली जब उसको अप्रूव कर देगी तो दैट विल बी द परमानेंट लॉ। अगर नेशनल असेंबली ने ना किया तो वो ड्रॉप हो जाएगा। जी फैसलाबाद।
जी हाँ, वो वैसे आपको इतने पढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन ज़रूर कर देता हूँ और उसकी वजह भी बता देता हूँ कि उसकी वजह क्या है। वो एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। उसमें दो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कि अगर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो जाए फिर क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम ये समझते हैं कि नेशनल असेंबली डिज़ोल्व होती है, सेनेट ने तो डिज़ोल्व होना ही नहीं होता, ठीक है, सेनेट एक परमानेंट हाउस होता है आपका। अब नेशनल असेंबली जब डिज़ोल्व होती है आपकी, तो फिर जो बिल हैं या वो नेशनल असेंबली में पड़े हो सकते हैं या वो सेनेट में पड़े हो सकते हैं, क्योंकि बिल किसी भी हाउस में जा सकता था। अब देखना ये है कि सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा जब नेशनल असेंबली डिज़ोल्व होगी। तो अब नेशनल असेंबली डिज़ोल्व होगी, पता चला कि एक नेशनल असेंबली ने किसी बिल को अप्रूव किया हुआ था या नेशनल असेंबली में पेंडिंग था, दो बातें हो सकती हैं, या अप्रूव कर दिया है या पेंडिंग है, और उसके बाद सेनेट में अभी कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर, ठीक है, और पता चला पिछले नेशनल असेंबली है ही नहीं, वो डिज़ोल्व हो गए, तो वो जितने भी बिल होंगे लैप्स कर जाएंगे। उसको ये नहीं कहना कि अगली नेशनल असेंबली आ गई, या ये हो कि पिछले नेशनल असेंबली ख़त्म हो गई तो आपने सेनेट में उसको भेज दिया और सेनेट ने अगर उसको अप्रूव कर दिया, पिछले नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हुई थी और आप प्रेसिडेंट को भेजते हैं, ये नहीं करना। पीछे देखना होगा कि क्या नेशनल असेंबली आपकी एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। अगर मीन वाली वो डिज़ोल्व हो गई हुई तो आपने इवन कि उसने बिल को अप्रूव कर दिया हुआ नेशनल असेंबली ने, आप कभी भी सेनेट उसको आगे प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकती अप्रूव करके, क्योंकि पीछे दोनों हाउसेस का होना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये हो जाए कि हाँ जी कोई सेनेट में पड़ा हुआ था, सेनेट ने पास किया हुआ है लेकिन नेशनल असेंबली ने अभी पास नहीं किया हुआ और नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है, अब क्योंकि वो एक परमानेंट हाउस होता है, उसने तो अगर अप्रूव किया हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो उसने तो खुद डिज़ोल्व होना ही नहीं, तो फिर आगे सामने नेशनल असेंबली अगर डिज़ोल्व भी हो जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, वो बिल लैप्स नहीं करते होते, वो फिर जो नई नेशनल असेंबली आती है वो उन बिल्स को टेकअप कर लेती है। गॉट योर पॉइंट? नेशनल असेंबली अप्रूव कर देती है या पेंडिंग है, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर सेनेट भी अप्रूव कर दे, अगर सेनेट भी अप्रूव कर दे तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया, फिर तो प्रेसिडेंट ने सिर्फ साइन ही करने थे। अगर प्रेसिडेंट ने साइन ना किए तो फिर मसला हो सकता है, उससे पहले मसला नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से पहले अगर आपकी डिसोल्यूशन हो जाती है तो वो प्रेसिडेंट के पास दोनों हाउसेस ने पास करके भेजा हुआ है, एक हाउस ने तो नहीं किया हुआ, तो वो अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो भी जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रेसिडेंट साइन कर देगा, दैट विल बी द लॉ, क्योंकि उसके पास पहुंच गया है दोनों हाउसेस से अप्रूवल। जी 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 फैसलाबाद, हाँ जी, पार्टनर बाई स्टॉपल और होल्डिंग, जी जी हाँ जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बच्चे ने किया है। कब आप ये देखें कि जब पार्टनर बाई स्टॉपल बनते हैं या पार्टनर बाई होल्डिंग आउट आप बनते हो तो उसके अंदर क्या फर्म के जितने भी एक्ट्स हैं उससे पहले भी हुए हुए हैं और उसमें फ्यूचर में भी होने हैं, क्या वो पार्टनर ही बन गया है, परमानेंट पार्टनर बन गया है फॉर एवरी एक्ट? आपने कहना नहीं, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए पार्टनर कंसिडर होगा, वो हर ट्रांजैक्शन के लिए पार्टनर कंसिडर नहीं होगा। तमाम वो ट्रांजैक्शंस जो आपने इस फेथ के अंदर की होंगी, रिलाइंग ऑन दी होल्डिंग आउट की होंगी, वही ट्रांजैक्शन के लिए वो पार्टनर लायबल होगा, बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन रेफरेंस मैं सुबह आपको बताना भूल गया मैं जल्दी में, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है ना, आपको बहुत सारी बातें बतानी होती हैं। सेक्शन जो है ये बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आप सेक्शन याद करने में लगाएंगे ना उतना टाइम आप अपने उसके टेक्स्ट के ऊपर लगाएं और आप उसके ऊपर लगाएं कि आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें उसको अपनी तैयारी के अंदर। सेक्शन ना कोट करके आप कभी फेल नहीं होंगे, लेकिन सेक्शन गलत कोट करके फेल हो जाएंगे, या सेक्शन याद करने की वजह से सेक्शन की प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जी वेलकम जी, है ओके, ओवर टू नेक्स्ट सेशन जी। जी नेक्स्ट सेशन कौन से हैं? पेशावर?
जी पेशावर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब माइक ये इनका ऑन करवाना पड़ेगा जी। इसको 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 ऑन कर। रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करें। नहीं हुआ, माइक बना होगा, वो रेड हुआ होगा, उसको क्लिक करें। जी पूछ लें मुल्तान से। जी जी श्योर। अच्छा ऑर्डिनेंस, आप हाँ ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की तरफ से आता है। ऑर्डिनेंस नहीं, वो जो बिल होता है वो तो ड्राफ्ट लॉ है ना, या वो पार्लियामेंट में जाएगा या वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा ऑर्डिनेंस के लिए, ये मसला है। अगर तो वो आपका चला गया प्रेसिडेंट के पास कि वो बिल था, वो बिल ऑर्डिनेंस की फॉर्म में लॉ बन गया है, तो होता वो शुरू में बिल ही है, चाहे पार्लियामेंट के पास जाना हो उसने, चाहे उसने वो जाना हो कहाँ, प्रेसिडेंट के पास, शुरू में तो वो बिल ही होता है। अब अगर वो प्रेसिडेंट के पास पहले चला गया है तो वो ऑर्डिनेंस बन जाएगा, अगर आप वहाँ चले गए हैं तो वो वहाँ चला जाएगा। कोई बात, आप तसल्ली रखें, आप टेंशन में ना आए, मुझे टेंशन में आने दें उनके साथ। टेक इट इजी जी, वापस पेशावर चले जाएं। अब अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं यू कैन गो, उनको बाकियों को परेशान तो ना करें। यहाँ लाहौर से ले लें क्वेश्चन साहब। चलें ठीक है, तो आप ठीक है ना, मैं वापस आपके पास आता हूँ। जी लाहौर, यस, इनको माइक दे दें अगर है तो। जी बोले, शायद मैं समझ जाऊँ। माइक है आपके पास? क्वेश्चन जो आपने पूछना है सिलेबस से पूछना है, सिलेबस से बाहर नहीं निकलना। जी पूछें आप। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जी अच्छा जी, बैठ जाए, मैं आपको बता देता हूँ। कोलेटरल का मतलब ये होता है लिंक्ड, मुतलका, कोलेटरल इवेंट। अब आप ये देखते हैं कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, एक होते हैं वैलिड और एक होते हैं वॉइड। ठीक है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? कंटिजेंट जो होते हैं वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या बोलना है? वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब वो कौन से थे जिनको आपने कहा था? जब आप वॉइड एग्रीमेंट्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाया गया था। कौन से कॉन्ट्रैक्ट थे वो? बोलें ज़रा, किसी को याद है? वेजरिंग। जो वेजरिंग एग्रीमेंट थे उनको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। क्यों? कि वो शुरू से ही वॉइड होते हैं, एब्लिशो ही वॉइड होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। वहाँ ज़रा आप देखें कि जो इवेंट, वहाँ भी तो आपने क्या किया होता है? उस एग्रीमेंट को आपने कंडीशनली किया होता है, डिपेंडेंट ही किया होता है, लेकिन कोलेटरल इवेंट के साथ नहीं किया होता। वो मुतलका इवेंट नहीं होता आपका, वो आपने तो वैसे ही महज किस लिए? अर्निंग के लिए, लूजिंग के लिए, विनिंग के लिए उस इवेंट को बीच में शामिल किया होता है। इसलिए हम उसको नहीं ये बोलते कि यार ये कोलेटरल इवेंट है। वो इवेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए इवेंट आपने महज उसमें रखा था
किस लिए रखा था कि हमने ये शर्त जीतनी है या शर्त हारनी है। लेकिन अगर उस इवेंट का परफॉर्मेंस के साथ कोई तल्लक बन जाए तो फिर हम बोलते हैं कि ये कोलेटरल नहीं होना होता ना। कोलेटरल का मतलब होता है कि साइड बाय साइड, कि वो इवेंट साइड बाय साइड हो और परफॉर्मेंस भी साइड बाय साइड हो, इनका कोई नेक्सस बने इन दोनों का। जैसे हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट है वो कोलेटरल है, ठीक है, वो सिर्फ किसी शर्त को हार जीत के लिए इंडिपेंडेंटली नहीं बीच में रखा हुआ। वो किस लिए किया हुआ है कि हाँ जी हम ये कहते हैं कि हाँ जी गाड़ी का अगर लॉस हुआ तो वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अगर लॉस हुआ मीन गाड़ी अगर चोरी हुई तो वो चोरी होना क्या है, एक ऐसा इवेंट है जो कोलेटरल है, किसके साथ, परफॉर्मेंस के साथ, उसका कोई तल्लक बनता है। अदरवाइज तो वेजरिंग एग्रीमेंट में कोई तल्लक नहीं बनता। और बोलें लाहौर से जी। कोलेटरल का मतलब होता है एडिशनल, कि आपने एडिशनल वो इवेंट बीच में साथ अटैच किया होता है जी। सर जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो अगर रिटर्न बैक करते हैं और तब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई हो तो फिर क्या? अब ये देखें कि अगर वो प्रेसिडेंट साहब हैं, वैसे तो ये आपको वही मैं कह रहा था कि आपके सिलेबस के अंदर आपने रहना है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना होता, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो कि हम ये कहते हैं कि एक बिल था, वो किसने पास कर दिया, नेशनल असेंबली ने भी पास कर दिया, और उसके बाद किसने पास कर दिया, उसके बाद कहाँ गया, प्रेसिडेंट साहब के पास। अब प्रेसिडेंट साहब ने वापस करना था। अब फ़र्ज़ करो कि उन्होंने साइन ही करने थे, तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए थे ना। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि दोनों ने अगर अप्रूव किया हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया और पीछे नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई तो प्रेसिडेंट साइन कर देगा, तो क्योंकि दोनों ने अप्रूव किया हुआ। इसी तरह उसी सेंस में इसको भी समझना कि अगर फ़र्ज़ करो कि उसने वापस भेजना है और अभी साइन नहीं किया तो इसका मतलब लॉ बना ही नहीं, लॉ बना ही नहीं। अब लॉ वो जब बना ही नहीं तो फिर वो क्या होगा, उसके पास पड़ा रहेगा। जब पास होगा वो रिटर्न उस वक्त करेगा पार्लियामेंट को जब वो नेशनल असेंबली आ जाएगी, उससे पहले तो रिटर्न नहीं करेगा। सर ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है, इसमें द पर्सन हु बिकम्स एन एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी बाय एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, इसमें क्या है, छोड़ दें इसको, इसको समझना कैसे है, मैं समझ गया। अब ये देखें कि इसको उसने लिखने में थोड़ा सा मुश्किल में आपको डाल दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको कैसे समझना है। आपने ये समझना है कि एक आप ये देखें कि एजेंट का और प्रिंसिपल का रिलेशन समझें कि अब एजेंट कैसे बनता है। एजेंट एक एक्सप्रेस अथॉरिटी से भी बनता है और बाई एस्टॉपल भी बन सकता है, अथॉरिटी उसके पास दोनों तरफ जा सकती है। अब अगर कोई एजेंट ने एक्ट किया हो, उसके ऊपर बाइंडिंग कौन है, प्रिंसिपल। अब इसमें तीन पार्टियां आ गई, एक एजेंट, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी आ गई। अब प्रिविटी किस में बनी, प्रिविटी का मतलब है रिलेशन, प्रिविटी किसका मतलब क्या है, रिलेशन। अब ये देखें कि अगर एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो रिलेशन किस में बनता है, थर्ड पार्टी में और प्रिंसिपल में बनता है ना, एजेंट के साथ तो नहीं बनता। तो वो एक्सेप्शन में कहाँ जा रहा है कि जहाँ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि उससे चाहे ना कॉन्ट्रैक्ट किया हो लेकिन बाइंडिंग होता है वो शख्स। अब प्रिंसिपल बाइंडिंग होगा किसके एक्ट से, एजेंट के एक्ट से। ये मतलब है उसका कहने कि प्रिविटी उनमें होगी। फिर और बोले किसमें, अब प्रिंसिपल है स्ट्रेंजर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था, एजेंट ने किया था ना, नहीं किया था, किया था। अब उसने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अब वो स्ट्रेंजर आ गया, स्ट्रेंजर कैन सू किसको, थर्ड पार्टी को। कल को जाके वो प्रिंसिपल जाके एजेंट के किए हुए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थर्ड पार्टी को सू कर सकता है, इवन उसके साथ नहीं हुआ होगा, एजेंट के साथ हुआ था जी। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होता है ये आपको बता देते हैं। अब इसमें जो बेसिक डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और, वैसे तो बुक के अंदर बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो आप याद रखिएगा कि गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें किसी डेट को या किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने का वादा होता है वो, इन केस ऑफ द डिफ़ॉल्ट, कि एक प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए ने बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसके अंदर एक एग्जिस्टेंस मौजूद है किसी डेट की, एक ऑब्लिगेशन है। अगर वो पार्टी फिर जिसने वो परफॉर्मेंस देनी है, जो प्रॉमिसर है वो परफॉर्म नहीं करता, तो एक थर्ड पार्टी आके बोलती है कि अगर ये फेल हो गया अपनी परफॉर्मेंस में या अपना डेट डिस्चार्ज, पहले उसको एग्जिस्ट करना चाहिए किसी डेट को, अदरवाइज नहीं होता, अदरवाइज नहीं होता। वो फिर ये वादा करता है कि वो फेल हो गया तो वही वादा मैं पूरा करूँगा, ये गारंटी।
इंडेमनिटी जो होता है ये इंडेमनिफिकेशन है, ये मेकिंग द लॉस गुड है। इसका मतलब है कि अगर कोई नुकसान हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस वादे को उसी तरह परफॉर्म करूँगा, ये नहीं बिल्कुल कह रहा, बल्कि मैं क्या कह रहा हूँ, कोई नुकसान हुआ तो उसका कंपनसेशन, अब कंपनसेशन कैसे होगा वो देखेंगे फिर उसमें। जैसे या वहाँ उस केस के अंदर भी हुआ था, जब आपके पेपर के अंदर हुआ कि उसने ये तो नहीं कहा कि मैं श्योर करता हूँ, मैं श्योरिटी हूँ, श्योरिटी तो वो था ही नहीं, वो क्या कह रहा है इंडेमनी। इसमें दो पार्टियाँ होती हैं, इसमें कभी भी तीन पार्टियाँ नहीं होती, एक इंडेमनीफायर होता है और एक इंडेमनीफाइड होता है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि जैसे हम ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में से भी एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट निकल आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या था कि जो श्योरिटी था बाद में वो क्या कर सकता था, उसके कुछ राइट्स थे, वो जाके किसको सू कर सकता है फिर, प्रिंसिपल डेटर को कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसमें वो क्या कर सकता है फिर कि हाँ जी जो नुकसान हुआ श्योरिटी का वो भरने किससे चला जाएगा, प्रिंसिपल डेटर से। तो उनके दरमियान तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है, इंडेमनिफिकेशन का है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और बोलें सब्रोगेशन, पार्टनर की राइट्स एंड ड्यूटीज। समटाइम्स उसने क्या किया है कि उसने जो सा एग्ज़ाम का आंसर आता है उसके अंदर उसने उसकी एक्सेप्शंस भी बताई हुई हैं। सो जब हम पिछले टॉपिक्स पे जाएं तो उनकी भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। अब उसने स्पेसिफिकली इनके अंदर तो लिख दिया था एक्सेप्शंस, हालांकि उसने पूछी नहीं थी। किस में? राइट्स एंड ड्यूटी में एक क्वेश्चन में पास पेपर का कर रहा था, तो उसमें उसने एक्सेप्शन नहीं थी पूछी हुई, तो एक्सेप्शन भी उसने मेंशन की हुई थी। नहीं एक्सेप्शन, हर चीज़ की एक्सेप्शन तो नहीं होती, किसी राइट पॉइंट की एंड एक्सेप्शन ड्यूटीज़ की ना, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। नहीं हर राइट एंड ड्यूटी की तो नहीं है, लेकिन इन सच केस अगर है, क्योंकि राइट है ना, राइट क्या है, टू शेयर द प्रॉफिट्स, आपका राइट है ना। यस सर। और आपकी लायबिलिटी भी क्या है, टू शेयर द लॉसेस। तो इन केस उसने एक्सेप्शन, ठीक है ना, आपका राइट है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, है या नहीं है, है। आप ये राइट अपना फोरगो नहीं कर सकते। दूसरा अगर वो कहता है कि अकॉर्डिंग दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आप आंसर करें, तो क्या हम अगर माइनर का ये वो एक्सेप्शन पूछ लेता है कि इन केसेस में माइनर जो है वो सू नहीं कर सकता, मतलब सू कर सकता है। लाइक पॉइंट इज़ के वो पीछे चला जाता है मिनॉरिटी में, मतलब स्पेसिफिकली उसने ऊपर कहा हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक जवाब दें, तो फिर हम उसको ये जाके क्यों नीचे बता रहे होते हैं कि जो एक्सेप्शन लिखी होती है ना, याद रखें वो एक्सेप्शन हमारी खुद क्रिएटेड नहीं होती, वो भी लॉ ही होता है। पार्टनरशिप एक्ट में वो एक्सेप्शन लिखी होती है, वो हमने खुद क्रिएट नहीं की होती, वो भी लॉ ही होता है। लिखी होती है। मेरा पॉइंट ये है, मैंने क्वेश्चन गलत कह दिया। द पॉइंट इज़ के अगर वो यहाँ पर एक्सेप्शंस नहीं पूछ रहा और आई कैप अपने उसमें नहीं आंसर्स में दे एक्सेप्शन, रहा हाँ है, मैं ठीक है, मैं अगर उसने एक्सेप्शन नहीं पूछी तो आपने बतानी भी नहीं है। तो उसने फिर आंसर में से क्यों किया हुआ है? स्पेसिफिकली राइट्स एंड रेगुलेशन, राइट एंड नहीं ड्यूटीज नहीं वो क्वेश्चन जो था, क्योंकि आप स्पेसिफिकली जब तक मुझे क्वेश्चन नहीं बताओगे अभी मैं उसको आंसर नहीं कर सकता हूँ। या तो वो क्वेश्चन सामने आए तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मुझे पता चलेगा कि हाँ जी उसमें एक्सेप्शन बतानी थी या एक्सेप्शन नहीं बतानी थी। वो क्वेश्चन सामने रखेंगे तो फिर होगी बात। तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के तो फिर ज़रा आइडिया लगाया करें कि हाँ जी इसमें एक्सेप्शन को डिस्कस करना है या नहीं करना। और सेकेंडली जो 6 माह का टेन्योर था इसके लिए माइनर के लिए कि वो पार्टनरशिप में ऐड होना चाहता है या नहीं, इन दैट केस वो क्या इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने विलिंगली एडिशन तो कर लिया खुद को एज अ पार्टनर, मतलब अच्छा अब वो क्या है विलिंगली, मतलब ठीक है मैं आई गॉट योर क्वेश्चन। अब ये देखें कि एक माइनर था, उसके पास 6 महीने थे, किस लिए डिसाइड करने के लिए। अब वो विलिंगली क्या मतलब है आपका कि वो जान के नोटिस नहीं दे रहा, तो जान के नोटिस वाकई नहीं दे सकता वो। उसके जब 6 महीने हैं तो ही कैन वेट बाय लॉ। इसमें क्या टेंशन है कि जब उसको लॉ ने कहा है कि 6 महीने वेट कर सकता है। अब इसमें सिचुएशन क्या अराइज हो सकती है कि क्या वो पार्टनर बन ही जाए शायद, इवन कि उसने नोटिस नहीं दिया। सुने इवन उसने नोटिस नहीं दिया तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि वो क्या कहे जी मैं पार्टनर बन जाऊं। अब वो पार्टनर तो अगले दिन भी मैंने कहा था बन सकता है, लेकिन अगर उसने हरकत कोई ऐसी कर दी इस 6 महीनों के अंदर, इवन उसने नोटिस नहीं दिया, उसने कोई एक्ट कर दिया, किस तरह का एक्ट कर दिया जिस तरह एक पार्टनर का होता है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा। इवन उसने नोटिस नहीं भी दिया, ही इज क्या डीम टू बी द पार्टनर, क्योंकि उसने फिर रिज्यूम कर ली ना वो पोजीशन। सर एजेंसी बाय रेटिफिकेशन और एजेंसी बाय स्टॉपल में थोड़ा फ़र्क बता दीजिएगा। अच्छा जी, अब बाई रेटिफिकेशन और स्टॉपल ये तो बिल्कुल एक मशरक है और एक मगरब है।
ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क नहीं है, ये तो है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, मशरक़ और मगरब का। अब एजेंसी बाई एस्टॉपल और बाई रेटिफिकेशन में क्या फ़र्क है? बाई एस्टॉपल तो आपको समझ आ रही है, रेटिफाई करने का मतलब होता है किसी के एक्ट को बाद में अप्रूव करना, कि जहाँ एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन प्रिंसिपल जो होता है वो एजेंट के किसी एक्ट को सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर देते हैं, तो हम बोलते हैं हालांकि उसने तो वो एक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल किया हुआ, वो तो सो कॉल्ड है एजेंट ऑफ उसका है ही नहीं, लेकिन अगर प्रिंसिपल बाद में उसको अप्रूव कर दे तो उसको हम रेटिफाई करेंगे, वो एस्टॉपल का रूल नहीं लगाएंगे। क्या हम ये कहेंगे कि हाँ जी वो रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरे को पता था, ये हो गया वो हो गया, अब होल्डिंग आउट लगाएं? ऐसा तो है ही नहीं। वो तो एक्सप्रेसली उसको रेटिफाई कर रहा है, अप्रूव कर रहा है उसके एक्ट। वहाँ तो कोई अप्रूवल नहीं है, वहाँ तो आपके कंडक्ट से ये बात साबित हो रही। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सर मेरे पार्टनरशिप से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। कहाँ से? पार्टनरशिप से रिलेटेड। नहीं 4 से 5 क्या करना है, एक ही क्वेश्चन करो, छोटे छोटे इससे ज़्यादा। बाकी बाद में कर लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। ओके सर। सर ये हमने पढ़ा प्रीवियस ओनर या पार्ट ओनर, जो क्या होता है? प्रीवियस ओनर या पार्ट ओनर, जो हमने पढ़ा कि वो इवन पार्टनर नहीं भी नहीं होता, लेकिन गुडविल preview तो वो प्रॉफिट उसमें से ले रहे होते गुडविल का ही पढ़ रहे हैं आप? यस सर। हाँ तो मैं समझ गया हूँ। तो अच्छा, अब पार्ट ओनर क्या होता है और फुल ओनर क्या होता है? कि एक अगर गुडविल है आपने परचेज की है कहीं से, ठीक है, वो फुल गुडविल आपकी भी हो सकती है और पार्ट ओनरशिप भी आपकी हो सकती है गुडविल में। फ़र्ज़ करो कि एक पार्टनरशिप थी, उसने गुडविल परचेज़ की और एक ही बंदे से की, आपसे परचेज़ की, तो फिर आप ही हैं ओनर उसके, पार्ट ओनर तो नहीं है। पार्ट ओनर का क्या मतलब होता है? कुछ हिस्से के मालिक हैं। अब 2 लोग थे आप या 3 लोग थे, आपका एक बिजनेस था, वो गुडविल मैंने परचेज़ की, तो अब उस गुडविल में आप क्या ओनर हो? नहीं, उस गुडविल में आप पार्ट ओनर हो। क्या हो? पार्ट ओनर हो। उस पार्ट ओनर को हम बोलेंगे कि उस पार्ट ओनरशिप के बदले भी क्या प्रॉफिट उसको दिया जा सकता है, फिर कुछ प्रॉफिट इसको, कुछ प्रॉफिट इसको, कुछ उसको भी दिया जा सकता है। ये वो कह रहा है, पार्ट ओनरशिप ये होती है। सर ये एंटीसिपेटरी ब्रीच में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ, मैं समझ गया। अच्छा, अब एंटीसिपेटरी ब्रीच जो होती है आपकी, ये होती क्या है? पहले तो ये देखें, एक होती है एक्चुअल ब्रीच, कि जब परफॉर्मेंस किसी भी प्रॉमिस की ड्यू है और जो आपका प्रॉमिसर है वो उस ड्यू डेट के ऊपर रिफ्यूज़ कर दे टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ प्रॉमिस, तो हम ये कहते हैं एक्चुअल ब्रीच हो गई है। उसी को बोलते हैं ना एक्चुअल ब्रीच। अब एक ये है कि उसकी परफॉर्मेंस अभी ड्यू नहीं है, उससे पहले अगर अंदाज़ा हो जाए कि ये ब्रीच हो जानी है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। अब जब एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है तो वहाँ क्या है, कैलकुलेट डैमेज कैसे कैलकुलेट होगा वो है इसमें, और एक कंटिजेंसी उसमें लिखी हुई है, सिचुएशन लिखी हुई है। अब वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये देखें कि आपके डैमेज कैलकुलेट कैसे होते हैं। एक्चुअल ब्रीच होता है तो ब्रीच वाली डेट के ऊपर आप डैमेज कैलकुलेट करोगे, ब्रीच वाली डेट के ऊपर, ठीक है। अब जब एंटीसिपेटरी ब्रीच होगी तो ब्रीच वाली डेट जो एक्चुअल प्रॉमिस की परफॉर्मेंस डेट है उससे पहले ही ये हो गया ना ऐसा, तो फिर मैं डैमेज आज की डेट से कैलकुलेट करूँगा या जब एक्चुअल ब्रीच होनी है तो वहाँ से करूँगा। अच्छा, फिर मैं सू कब करूँगा? अब 2 बातें होंगी। फ़र्ज़ करो कि मैंने अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना था 28 फरवरी को, आज मैं उसकी ब्रीच करता हूँ, तो क्या मुझे सू किया जा सकता है? आप कहें जी बिल्कुल मुझे सू किया जा सकता है। आपके पास फिर प्रॉमिसी के पास दोनों ऑप्शन हैं कि वो वेट भी कर सकता है टिल द एक्चुअल ब्रीच हैपन्स। कोर्ट उसको ये नहीं कहेगी कि हाँ जी आप क्यों इंतज़ार करते रहे, आप एक्चुअल ब्रीच होने का भी इंतज़ार कर लो कि शायद मैं वादा परफॉर्म ही ना कर दूँ, आपकी मर्ज़ी है, वर्डेबल है ना आपके एंड पे, आप जैसे मर्ज़ी कर लो अब आप इसको। अब अगर आप वेट कर रहे थे एक्चुअल ब्रीच पे चले गए तो आप डैमेज फिर एक्चुअल ब्रीच का ही कैलकुलेट करोगे, क्योंकि एक्चुअल ब्रीच की बेसिस पे आपने मुझे सू किया, एंटीसिपेटरी ब्रीच की बेसिस पे सू नहीं किया। अब अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच के ऊपर किया है तो फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच के ऊपर जो डैमेज कैलकुलेट किया जाएगा वो उसी डेट से कैलकुलेट किया जाएगा जब एंटीसिपेटरी ब्रीच हुई, आज की डेट से, कि आज की डेट में इसका क्या लॉस होता है। फिर उसकी मार्केट प्राइसेस को नहीं देखा जाएगा, कब? एक्चुअल ब्रीच की आज की देखा जाएगा और आज के हिसाब से आपका डैमेज कैलकुलेट किया जाएगा और आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा। ये है। दूसरा ये है कि आप वेट कर लें, एक वो है, फिर उसके हिसाब से किया जाएगा। और बीच में कंटिजेंसी क्या थी? कंटिजेंसी ये थी कि अगर आप वेट कर रहे थे, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई थी और आपने सू नहीं किया था तो सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया।
अभी आप वेट कर रहे थे उसके ऊपर, तो फिर जब वेट कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड हो गया, अब कोर्ट में नहीं ना गए थे इन्फोर्स करने के लिए। अब क्या होगा, अब यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा क्योंकि वर्ड हो गया, तो उसमें उसका नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान हो जाएगा? जो वेट कर रहा था। तो इसके दरमियान ये एक ग्रे एरिया मौजूद है। और बोलें, डन? उस पर क्यों करना है? नहीं, वैसे मीन के स्लीपिंग पार्टनर जो है, आप देखें कि वो तो पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर तो पार्टनर है, कि वो सिर्फ यही है कि वो तो भाई एग्रीमेंट पार्टनर है पार्टनर्स के दरमियान। तो फिर हम उसके ऊपर एस्टॉपल का या होल्डिंग आउट का रूल तो तब लगाएं ना कि वो कब करे, कि वो कहे कि मैं पार्टनर हूँ, एक्चुअली वो पार्टनर ना हो, तो तब लगाएंगे। तो वो तो होता है। तो वो मुझे केस बताइएगा, वो फिर उसको अलग से देख लेंगे। जी, और बताएं क्या होता है? अच्छा जी, अब स्पेशल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं? स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो होते हैं, एक होते हैं आपके रेगुलर मजिस्ट्रेट्स, जैसे उसने लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये आपके रेगुलर मजिस्ट्रेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। एक होता है कि कभी कभी स्पेशल ड्यूटियाँ लगानी पड़ जाती हैं मजिस्ट्रेट्स की, कि संडे बाज़ार में जाएँ और ये लोग पटवारी लोग जो हैं इनको हम ये इख्तियार दे देते हैं मजिस्ट्रेट का, ये चलान करेंगे आके, जो गलत मीट बेच रहा है, ज़्यादा प्राइसेस ओवर चार्ज कर रहा है, तो वो स्पेशल ड्यूटी हो जाएगा। उसको सिर्फ अभी ड्यूटी दी है, वो परमानेंट नहीं है कि उसके पास वो इख्तियार आ जाएगा कि वो वहाँ चलान करेगा, आपको डाले में बिठाएगा, आपको गाड़ी में बिठाएगा और पुलिस को जाके दे देगा, पुलिस उसके साथ होगी। और बोलें, हाँ जी, जी बरार साहब। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे, हाँ, दरमियान में करेंगे तो फिर क्वांटम मेरिट का रूल अप्लाई होगा ना। दरमियान में अगर आप करते हैं, हाँ, तो अगर आप कहते हैं कि हाँ जी जब आप चीज़ सप्लाई करेंगे, चीज़ कंप्लीट करेंगे तो फिर ही आपको पेमेंट होनी है, तो फिर ऑब्वियसली फिर ही आप इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट होनी ही नहीं, फिर जितना उसने काम किया होगा, बैडली परफॉर्म हो सकता है, उसका कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा आपको। एक ये है आपको कि हाँ जी पेमेंट ही उस वक्त होगी कब, जब कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट उसने कर दिया, अब कंप्लीट नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? अब फिर कंप्लीट नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? अब फिर दो पार्टियां हैं आपके सामने, दोनों में से कोई भी भाग सकती है। प्रोमिसर भी भाग सकता है, प्रोमिसर भी भाग सकता है। प्रोमिसर कह सकता है कि आप गलत काम कर रहे हो, प्रोमिसर भी कह सकता है कि गलत काम कर रहे हो। तो फिर अगर तो प्रोमिसर ने, जिसने वादा किया हुआ था कि मैं ये काम करूँगा, खुद भाग जाएगा, तो वो क्लेम तो नहीं कर सकता कि मुझे पैसे दें। अगर दूसरे ने उसको निकाला होगा तो फिर वो क्लेम कर सकेगा कि हाँ जी मुझे पैसे दें। तो वो सिचुएशन के मुताबिक इसको देखेंगे। और बोले, इंडेमनिटी जो होती है इसमें कोई एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं होती, याद रखें। इसमें कोई एग्जिस्टेंस प्रॉमिस भी नहीं होता कि हम ये कहें कि कोई एग्जिस्टिंग प्रॉमिस आ गया, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन आ गई है। अब मुझे ये बताएं कि आपके कार के डॉक्यूमेंट गुम हो गए, रजिस्ट्रेशन बुक होती है ना, लाइसेंस होता है, गुम हो गया, आपने डुप्लीकेट लेना था, कहाँ जाएंगे? एक्साइज के तरफ से। आपके पास कंपनी के शेयर थे, शेयर गुम हो गए, किसके पास जाएंगे? कंपनी के पास। उसको जाके क्या कहेंगे? मुझे शेयर दे दें डुप्लीकेट। कंपनी क्या कहेगी? ठीक है ले लें। अब यहाँ कोई एग्जिस्टिंग आप डेट नहीं मौजूद, कोई एग्जिस्टिंग प्रॉमिस मौजूद नहीं है जिसको आप गारंटी कर रहे हैं। वो जब आपको डुप्लीकेट शेयर देगा तो आपको कहेगा कि यार मैं पता नहीं, वो शेयर तुम्हारे पास ही हैं पड़े हुए, तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से, या बेच के कहीं आ गए हो, मुझसे डुप्लीकेट लेने लगे हो। तो अब मुझे तुम फिर इंडेमनीफाई करोगे, कंपनसेट करोगे, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं तुम्हें डुप्लीकेट देता हूँ, चल इंडेमनिटी साइन करो, एक मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करो कि अगर उन डुप्लीकेट शेयर्स की वजह से कल को कोई लॉस हुआ कंपनी को तो वो तुम पूरा करोगे। अब ये इंडेमनिटी हो गई। अब क्लियर हुआ? ठीक है, और बोलें। क्या हो गया? डिसीज, हाँ डिसीज कहना चाह रहे हैं। नहीं, और भी दे सकते हैं आप। ये देखें
कि उसका शेयर उसको दे भी दें, अगर वो तो शेयर निकाला नहीं तो वो वैसे ही प्रॉफिट मिलना है उसके लीगल एयर्स को, आपने देखा है, ठीक है। अगर वो शेयर ले भी जाएं फ़र्ज़ करो, तो फिर भी अगर आप कमिटमेंट शो करते हैं कि ये हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, हमारा पार्टनर था, और उसकी वाइफ के लिए या उसके बच्चों के लिए हम एक रेगुलर प्रॉफिट में से उसको पेमेंट करते रहें, तो ये एक अच्छा आइडिया है, ये बुरा आइडिया नहीं। जी बिल्कुल दे सकते हैं। और बताएं, डन, चलें ठीक, हाँ जी। अच्छा, माइनर ने फ्रॉड किया और माइनर ने केस कर दिया, केस तो अपोजिट पार्टी करेगी, क्या हो जाए? ज़रा थोड़ा साइलेंट रहिएगा, क्वेश्चन देख, वो बच्चे का क्वेश्चन तो सुने जी। माइनर ने चाहे कंसिडरेशन दे दी, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो अब एहतियात किसको करनी थी? अपोजिट पार्टी को करनी थी ना, कि मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट ना करूं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तो अपोजिट पार्टी ने केस करना होगा, माइनर ने तो नहीं करना होगा। लेकिन माइनर अपने बेनिफिट के लिए सू कर सकता है, ये आपने पढ़ा है कि माइनर का नुकसान तो नहीं कहीं होने देना आपने, कि माइनर अपनी बेनिफिट के लिए किसी को भी सू कर सकता है, ठीक है। और माइनर की प्रॉपर्टी को भी सू किया जा सकता है, माइनर की प्रॉपर्टी को सू किया जा सकता है। किस लिए सू किया जाता है? नेसेसरीज ऑफ लाइफ जब उसको प्रोवाइड करते हैं तो माइनर अपने बेनिफिट के लिए कोर्ट में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कोई उसका अगर नुकसान हुआ है तो वो जा सकता है, जाके ये तो नहीं कहेगा मैंने फ्रॉड किया और मेरा नुकसान हो गया, ये क्या। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन दी थी वो माइनर को मिलेगी वापस। हाँ, वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए तो फिर आ जाएं उसी में, किस में? क्वांटम मेरिट में, कि जब वर्ड हो गया तो उसको मिलना चाहिए ना वापस। किसको वापस मिलना चाहिए? जिसका जो नुकसान हुआ है वापस मिलना चाहिए, तो वो माइनर को मिलेगा। और बोलें, अगर उसमें वो कॉन्ट्रेरी इंटेंशन ना होती, नहीं, फिर वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, फिर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। पार्टनरशिप के पैसों से कोई भी चीज़ ले लें आप तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है, इवन दूसरे पार्टनर्स की कॉन्सेंट मौजूद नहीं है। रूल ये है जनरल। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा करना पड़ जाना है, वो क्वेश्चन लंबा है, तो वो अभी इतना शॉर्टली मैं उसको आंसर नहीं कर सकूँगा। उसमें से कुछ स्पेसिफिक पूछना तो पूछना। हाँ, इफ़ बस मैं इतना बता देता हूँ कि नॉट इंडिकेटेड का मतलब क्या। एक है डेट इज़ इंडिकेटेड एंड डेट इज़ नॉट इंडिकेटेड। कि डेट इंडिकेट कौन करता है? डेट इंडिकेट का क्या मतलब होता है? इंडिकेशन, इंडिकेटर मोटरसाइकिल को लगा होता है ना, क्या मतलब? इशारा। इसका मतलब हिंट, कि डेट का कोई हिंट मौजूद है किसी भी तरीके से सर्कमस्टांसिस पे कि ये डेट ये वाला एडजस्ट होना है। अगर वो हिंट मिल रहा है क्वेश्चन से या आपकी सिचुएशन से तो डेट इंडिकेटेड है। ये नहीं कि हम लिख के बताएं कि ये डेट है, लिख के बता दिया वो भी इंडिकेटेड है, ना भी लिखा हो फिर किसी और तरीके से इंडिकेशन उसकी हो सकती है। कि जैसे उसकी आपकी बुक के अंदर बहुत सारी उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इंडिकेशन ऐसे भी हो सकती है कि आज मेरे कुछ पैसे किसी ने देने थे और आज मैंने आपसे मांगे हों, तो इसका मतलब है वही जो मैं आज मांग रहा हूँ ये वही हैं जो आज ड्यू हुए, इंडिकेटेड है। इवन आप नहीं भी बोलेंगे तो, या आपने उसको लेटर लिखा जिसने पैसे लेने थे कि मुझे फलाने पैसे भेजो, 3-4 डेट्स थे, आपने एक का उसको लेटर भेजा, तो उस लेटर के बदले में चेक आए तो आप किसी भी अकाउंट में डाल दोगे? नहीं, उसी में डालना, इंडिकेट हो गया। और बोलें, मेरा ख्याल अब 6 बज गए हैं, तो अदर सेशन पे वो पेशावर वाले तो मेरा ख्याल हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, तो कल आएंगे। चलें, सुबह फिर जो है इंशाल्लाह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम स्टार्ट करेंगे, कंपनी लॉज के बाद देख लेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है कि वो हमें रिवाइज़ कर लेना चाहिए पेपर के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, सी यू टुमारो इंशाल्लाह 10 o'clock।